हेलो एवरीबॉडी। इंडिया ने इतने सारे ईवी के लिए पॉलिसीज लेकर आया, इतनी सारी चीजें कि फिर भी जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उनसे वो बहुत ज्यादा पीछे रह गया है ईवी एडॉप्शन में। तो ऐसा क्यों है भाई? और क्या पॉलिसीज आ सकती है आगे जो हमें ऊपर लेके जाएगी इस रैंकिंग में? क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे पड़ोसी नेपाल से भी हम लोग यहाँ पे पीछे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और नेपाल में इतना ईवी अडॉप्शन है तो कौन सी कंपनी की गाड़ियां बिक रही हैं? क्योंकि इंडियन कंपनी की गाड़ियां तो हमें नहीं लगता कि वहां बहुत ज्यादा बिक रही है। तो एक बार हम लोग आज ये सीखेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करके। तो सबसे पहला आर्टिकल तो ये है, लेकिन इसके अलावा और भी आर्टिकल्स है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको डेली ना 15 मिनट से 20 मिनट का एक अपडेट चाहिए जिसमें सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं उन्हें यहाँ पे आर्टिकुलेट कर दूं, एनालाइज कर दूं, इसका इम्पैक्ट बता दूं कि आपकी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो आप खुद सीख जाओगे पढ़ना कि कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे क्रिटिकली एनालाइज करना है। जैसे गवर्नमेंट 80,000 करोड़ के शेयर्स बेचने वाली है रेलवे पीएसयूज में। तो रेलवे कंपनी के शेयर्स अब कंपनी करने वाली है, गवर्नमेंट करने वाली है डाइवेस्ट। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं इनके शेयर्स अगर बिकेंगे मार्केट में, सप्लाई बढ़ेगी तो हमें लगता है कि करेक्शन भी आना चाहिए, तो दाम भी गिरते हैं यूजुअली जब भी ऐसा होता है। तो एक बार ये देखेंगे कि रेलवे स्टॉक्स पे क्या इसका असर पड़ सकता है। ईरान यहाँ पे अग्री करना चाहता है इन प्रिंसिपल्स न्यूक्लियर डील विथ यूएस। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है। और क्या ऑयल प्राइस नीचे आएगा? क्योंकि ऑयल के दाम आप देखो कल क्या बढ़े हैं, कच्चे तेल के दाम। तो इंडिया में हमारे पेट्रोल के प्राइसेस पे फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि अभी रेंज में है, बट स्टिल यहाँ से अगर ये रॉकेट बन गया तो भाई हमारे पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ एंड एफओएस ड्राइव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एडिशन। अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर ले रहे हैं इस टाइम पे। सिल्वर जब पूरी दुनिया लेकर के बेच चुकी है तब लोग अब ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये साइकोलॉजी के बारे में मैं पढ़ूँ, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल के थ्रू। तो ये आर्टिकल्स हैं आज क्रिस्प। इसके अलावा मुझे कोई एक भी इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल नहीं मिला जो आपके काम का हो। सो आई एम सॉरी, बट 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद कॉमन आर्टिकल्स यही थे जो बढ़िया थे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, और ये है इंडिया प्लग्ड इन टू लेट nears bottom in 2025 ई पैसेंजर व्हीकल रैंकिंग्स। ईपीवी का मतलब होता है ई पैसेंजर व्हीकल्स। एंड हम लोग बहुत देर कर चुके हैं इसमें और बॉटम पे चल रहे हैं। बॉटम पे कहाँ चल रहे हैं? देखो आप कंट्री ईवी कार 2019-2025, ठीक है, कितनी ईवी गाड़ियां हैं वहां पे। इलेक्ट्रिक कार सेल्स एज परसेंटेज ऑफ न्यू कार सेल्स, जो भी नई बिक रही है ना, मान लो इंडिया में इस महीने 100 कार बिकी, मान लेते हैं, तो उसमें से कितना जो कार थी, कितनी कार थी वो ईवी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्वे देखो 56% 2019 में था, 97% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बिक रही है नॉर्वे में। नेपाल में 8% गाड़ियाँ 2019 में ईवी बिक रही थी और अब 73% बिक रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ। तो एक बार नेपाल से भी पूछना चाहिए कि भैया आपने कौन सी पॉलिसी ऐसी अपना ली है जो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। चाइना में हर दूसरी गाड़ी अब ईवी है, 53%, जो पहले 5% था। तो आप देखो 5% पे था चाइना 6 साल पहले, एंड 53। एंड यूके में 3% से 33% ग्रोथ। और ये देखो यूएस में पहले 2 गाड़ियां बिक रही थी 100 में से, अब 100 में से 10 गाड़ी जो बिक रही है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इंडिया में 0 बिक रहा था पहले और अब हम 4 पर आए हैं। तो यहां पर देखो कि जितनी कंट्रीज ये 2019 में जहां पर थी वहां पे अभी हम पहुंचे हैं 4 पे। मतलब यूके और चाइना के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं। तो इतनी पॉलिसीज, इतने इंसेंटिव्स के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे आप देखो कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च बाय वोरोनॉय, इसकी रिसर्च आई है जिसके द्वारा हमें ये चीज़ पता चली है। अब यहाँ पे ये तब आ रहा है जब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाना चाहते हैं सड़कों पे। 2030 तक 30% गाड़ियां इंडिया में इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट ने एस्टिमेट्स कर दिए, गोल भी बहुत बड़ा रख दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एस्टिमेट कर रही है कि जो ईपीवी अडॉप्शन है ना, ये सिर्फ 10% ही हो पाया जो हमारा टारगेट था उसका। एंड टारगेट हमारा कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस था। यस, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ का कि हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही एम्बिशियस टारगेट रख लिया था, तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई। और 2025 में इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो सिर्फ 4% थे 2025 में नई कार सेल्स का इंडिया में, और ये 47th रैंक करते हैं हम आउट ऑफ 51। हम लोग साउथ अफ्रीका और चिली से ऊपर है बस। 2019 में हमारे पास 0 इलेक्ट्रिक कार्स थी ऑन रोड। एंड वोरोनॉय के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर आप इंक्लूड करोगे बोथ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड प्लग इन हाइब्रिड ईवी, दोनों को मिलाकर के कैलकुलेशन है। वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इंडिया ने रजिस्टर किया 1,76,000 इलेक्ट्रिक कार्स 2025 में, जिसमें से 45 लाख जो है वो नई गाड़ियां हैं। अब ईवी यहाँ पे कितनी है? 3.7% है टोटल सेल्स का, बस 3.7%। नॉर्वे को आपने देखा 95% गाड़ियां नॉर्वे में अब कौन सी हो गई हैं जो बिक रही हैं? इलेक्ट्रिक है।
यस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक तो पॉलिसी इंसेंटिव्स दी ढेर सारी, टैक्स एग्जम्पशंस दिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दिया कि लो जितने पेट्रोल पंप है उतने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया का जो नेबर है नेपाल, डिस्पाइट बहुत स्मॉलर वॉल्यूम्स है वहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 73% नई गाड़ियां नेपाल में कैसे बिक जा रही है भाई इलेक्ट्रिक। चाइना यहाँ पे 8th रैंक करता है, हर दूसरी गाड़ी 53% चाइना की गाड़ियां कौन सी है इलेक्ट्रिक जो अभी बिक रही है। यूएस काफी स्लो रहा है, हालांकि यूएस की कंपनी जो टेस्ला है वो पूरी दुनिया में सबको इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है, लेकिन यूएस खुद बहुत स्लो रहा है। सिर्फ 10% गाड़ियां अभी 2025 में वहां पर बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक है। एंड 35th रैंक पे आता है यूएस, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने क्या किया, ईवी इंसेंटिव्स को कर दिया खत्म और कहा कि भाई मैं तो वापस से ऑयल पंप करना शुरू करूंगा, वापस से हमारी सारे जितने भी हमारे ऑयल के रिजर्व्स हैं उन्हें अनलॉक करो और भाई हम ऑयल कंपनीज को भी रिवाइव करेंगे। इतनी जल्दी ईवी लाना कोई ज़रूरी नहीं है। यूरोप अगर आप देखोगे तो यूरोप बहुत आगे रहा है ईवी ग्रोथ में। नीदरलैंड्स में 56% पेनिट्रेशन है, बेल्जियम में 43%, यूके में 33% है। तो इंडिया में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो भाई अफोर्डेबल ही नहीं है गाड़ियाँ, इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं। मतलब आप देखो कि 2-2.5 हज़ार का हमारा पर कैपिटा यहाँ पे इनकम है, उस कंट्री में आप एक कार बेच रहे हो जिसकी स्टार्टिंग रेंज ही 10-12 लाख से है, जो मिनिमम से मिनिमम रेंज है। तो इट डज नॉट मेक सेंस। इसके अलावा क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास? नहीं है। और पॉलिसी सपोर्ट भी बहुत कम है कि आप होम चार्जिंग कर लो, तो ये बहुत बड़ा इशू है। कंज्यूमर्स के चॉइसेस भी बड़े कंस्ट्रेंड हैं क्योंकि ईवी मॉडल्स इतने कम है। अब इंडिया में फॉरेन मॉडल्स तो बिक नहीं रहे हैं, चाइनीज मॉडल अलाउड नहीं है। जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें 2 ही गाड़ियां हैं इस टाइम पे मेन, टाटा और महिंद्रा की गाड़ी आप बोल जाओ इतनी महंगी है, 20 लाख से शुरू होती है उनकी ईवी, और टाटा 1-2 गाड़ियां बना रहा है, बस वही है उस रेंज में। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है 10 लाख के अंदर वाली रेंज में तो कि आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पाओ। तो जब तक कि ये नहीं आ जाता तो तब तक ये आप भूल जाओ कि ऐसा हो पाएगा कि हम अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन अब देखो एक कॉन्ट्रास्ट में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन देता हूँ। यार ये बताओ इंडिया में कितने लोग हैं जो कार अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया में एक ही घर में 5-5 गाड़ियाँ होती है जो आदमी अफोर्ड कर सकता है, और बाकी सारे लोग 5-6 लाख 4 लाख की गाड़ियाँ लेके घूम रहे होते हैं। ऐसा हो गया। हालांकि एसयूवी सबसे फेमस सेगमेंट है, सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, बट एसयूवी लेने वाला आदमी वो है जो अपने आप को समझ रहा है कि बहुत अमीर फील कर रहा है, और वो बेसिक एंट्री लेवल ईवी ले पाएगा उतने पैसे में। महिंद्रा की तो ईवी भी नहीं आएगी, देख लो आप, महिंद्रा की ईवी इतनी महंगी है। तो फिर इट इज़ नॉट गिविंग देम जो लग्जरी फील आता है जो आदमी 15 लाख की एसयूवी लेके फील करता है एकदम किंग की तरह। दूसरा, इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या चला रहे हैं भाई, 2 व्हीलर चला रहे हैं, और 2 व्हीलर ईवी बहुत बढ़िया चल रहा है इंडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर ईवी मार्केट इंडिया ही है, और पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है, और इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया सेल्स हो रही है। तो उसके फिगर्स इसमें क्यों नहीं दिए गए हैं भाई? 2 व्हीलर्स का भी तो बात करो। यूएस और नॉर्वे में 2 व्हीलर्स तो बिकते ही नहीं है। हालांकि 2 व्हीलर से पॉल्यूशन कम होता है हमें पता है, बट स्टिल क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा वही अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ क्या अडॉप्शन हो रहा है? 90% इंडिया जो है वो तो 2 व्हीलर वाला है, तो उसका डेटा भी होना चाहिए। ऐसे आर्टिकल्स जो होते हैं सिर्फ वन साइडेड चीज़ें प्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ कार बिकनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 व्हीलर का नंबर भी होना चाहिए था अगर आप सही डेटा प्रेजेंट करना चाहते थे तो। आते हैं अगले आर्टिकल पे। गवर्नमेंट लुक्स टू अनलॉक 80,000 करोड़ वाई रेल पीएसयूज। अब आप चैनल को सब्सक्राइब आई होप कि आपने कर लिया हो, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। गवर्नमेंट डाइवर्स करके पैसा निकालना चाहती है पीएसयूज से। अब पीएसयूज जो है ना जितने वही बिकेंगे जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं। तो जो बेकार पीएसयूज है उनको गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है पैसा डाल के, नुकसान करके, और जो बढ़िया वाले हैं जैसे पैसे आ रहे हैं वही बेचना पड़ता है उन्हें। तो ये बड़ा डिलेमा होता है गवर्नमेंट के लिए। अब रेलवे पीएसयूज जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे शेयर मार्केट में जितने भी लिस्टेड है बहुत ही बढ़िया कर रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, हालांकि अभी नीचे चल रहा है। तो अब जो पोर्टफोलियो में रेड चल रहा है आपके रेलवे पीएसयूज में, वो थोड़ा और रेड हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने 80,000 करोड़ के शेयर्स बेच दिए, लेकिन ये है नेक्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो एकदम से तो नहीं बिकने वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिसमें 4 सालों में 80,000 करोड़ के शेयर्स बेचे जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एकदम से प्रेशर नहीं आएगा कि एकदम से शेयर प्राइस नीचे जाने लगे, स्टेबल रहेंगे। यहाँ पे आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलटेल, राइट्स, इरकॉन, आईआरसीटीसी, कॉन्कॉर, ये सारी कंपनीज है आप देख सकते हो। रेलवे सीपीएसईज है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इनका फुल फॉर्म है। और प्रपोजल डिस्कस किया गया एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट में। तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट कह रही है हमारे जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होता है? घर में वो चीज़ पड़ी है ना जिससे पैसा आ रहा है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो एसेट है आप समझो। तो या आ सकता है आगे पैसा,
तो या फिर आगे वैल्यू बढ़ सकती है, उसको आप बेचो तो आपको पैसा मिलेगा, वो एसेट होती है। तो गवर्नमेंट की जितनी कंपनीज है ना, ये मोनेटाइजेशन कर रही है इनका। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है एसेट को बेच करके ही आप पैसा ले लो, ठीक है, ना कि जो पैसा आ रहा है आप उसे यूज करो, एसेट को ही आप बेच दो। जिसको पसंद होगा, जो सही वैल्यूएशन देखेगा, सही प्राइस पे वो खरीदने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पर्स्यू कर सकती है मल्टीपल राउंड स्टेक सेल्स के ऑफर फॉर सेल से। तो शेयर मार्केट में ऑफर फॉर सेल आएगा, एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड किया जाएगा, एंड कुछ पीएसयूज जो होंगे वहां पे तो 51% के थ्रेशोल्ड पर आ जाएंगे, ताकि अनलॉक करे कैपिटल फॉर द गवर्नमेंट। 7 पीएसयूज जो है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म आईआरसीटीसी, रेल विकास निगम, इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल कॉर्पोरेशन, राइट्स एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसमें से सब में मेजॉरिटी गवर्नमेंट ओनरशिप ही है। और यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ का टारगेट तो इन्होंने रखा है रेलवेज के लिए अपकमिंग साइकिल में इन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी 2.0। ये एनएमपी 2.0 आई होप कि सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप याद रखना, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ये, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कुछ लाख करोड़ हर साल टारगेट होता है हमारा, बजट में डिसाइड होता है कि कितना हम लोग इस साल एसेट्स बेच करके, कंपनीज को बेच करके, सरकारी कंपनीज को हम लोग पैसा रेज करेंगे, जिसे हम लोग यूज करेंगे सरकार चलाने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स हमें किए करना होगा, और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ये चीजें। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोटेंशियली 70,000 करोड़ रेज हो सकता है अगर गवर्नमेंट 20% बेच देती है अक्रॉस दीज पीएसयू। तो सबसे पहला टारगेट तो यही है। एंड यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस भी रहेगा इनके पास, और मिनिमम जहाँ पे इनके पास कितना होगा, 26% गवर्नमेंट ओनरशिप होगी, और ग्रेटर इक्विटी मोनेटाइजेशन भी हो जाएगा। तो सरकारी कंपनी के उसमें आने के लिए, डिस्कशन में आने के लिए 26% से ज़्यादा गवर्नमेंट स्टेक होना चाहिए। तो वो भी इससे 26% से कम ये नहीं करने वाले। अब ईरान अग्री कर रहा है इन प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियर डील। क्या ईरान अपने एम्बिशंस न्यूक्लियर डील के अब त्यागने वाला है यूएस के साथ? तो ये हमें देखना होगा यार। और ऑयल प्राइसेस, मैं तो देख के चक्कर खा जा रहा है मेरा सर। कल आप देखना क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहाँ चले गए थे, और कल वाली वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, एक बार देख लो। मतलब दैट इज माई फेवरेट वीडियो इस महीने में, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियोज जो मैंने आज तक डाली है। ईरान ने कहा है कि वो जनरल एग्रीमेंट कर रहा है विद यूएस ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल न्यूक्लियर डील, एंड ये लिफ्ट कर देंगे सैंक्शंस तेहरान पे, और रिस्क ऑफ वॉर भी वेस्ट एशिया में काफ़ी कम हो जाएगा। तो वी वर एबल टू रीच अ जनरल एग्रीमेंट, ये रीच कर पाए ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, जहाँ पे प्रोसीड करेंगे फ्रॉम नाउ ऑन एंड मूव करेंगे टॉवर्ड्स ड्राफ्टिंग अ पोटेंशियल एग्रीमेंट। तो जो 2 स्लाइड्स हैं, विल ईच ड्राफ्ट एंड एक्सचेंज टेक्स्ट फॉर डील बिफोर सेटिंग अ डेट फॉर थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स। तो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स शुरू होने से पहले ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन करने वाले हैं, और इनका कहना है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है अगला टॉक, और डिटेल भी होने वाला है। तो ये ड्राफ्ट करेंगे और एक्सचेंज करेंगे टेक्स्ट डील से पहले। अब जो अपेरेंट डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस है, इट केम डिस्पाइट ग्रोइंग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। अब बात क्या चल रही है, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, सामने आप बैठे हो टेबल पे, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, हथियार लेकर के वो आ रहे हैं और आपको चारों तरफ से घेर भी रहे हैं। डिस्कशन टेबल पे हम बात कर रहे हैं उसी वक्त। तो वैसे ही ईरान के साथ हो रहा है इस टाइम पे। अब ये क्या है, यहाँ पे ईरान ने कहा है ट्यूसडे को कि ये क्लोज करेंगे पार्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो की चोक पॉइंट है फॉर एनर्जी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड्स टॉप ऑयल प्रोड्यूसर। तो यहीं से इंडिया का भी ऑयल आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और दुनिया का 25% ऑयल एंड 25% नेचुरल गैस यहीं से आता है। तो मिलिट्री डील करना था, तो ये कह रहे हैं इसके लिए हम इसे बंद कर रहे हैं। यूएस ने भी सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है अपने इस रीजन में। तो दोनों अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं और चुपचाप कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, बस देखते रहो आप, हम कितने खड़े कर सकते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स, और आप कितने कर सकते हो। मुझे लगता है यूएस यहाँ पे इसी चीज़ में लेकर के आना चाह रहा है इस कंपटीशन में ईरान को। अब ईरान यहाँ पे हमें पता है कि कुछ नहीं कर सकता, ऑफकोर्स यूएस के सामने इन्हें हार माननी ही होगी। एंड ईरान जो डेलीगेशन है, ये रेडी है टू स्टे लॉन्गर टू फाइनलाइज एनी एग्रीमेंट। चाहे कुछ दिन बिताने पड़े ही ना, ये तब भी बिताने को तैयार है। जिनीवा वगैरह में इनकी बातचीत चल रही है। आई थिंक ट्रंप के जो सन इन लॉ है वो भी जिनीवा में ही है। तो इस टाइम पे काफ़ी मुझे लगता है तेज़ी से यहाँ पे ट्राई करेंगे कि इस कंसर्न को ख़त्म किया जाए। यूएस चाहता है कि ईरान की गवर्नमेंट को टॉपल कर दे, बट टफ है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को उन्होंने बरकरार करके रखा है। वहाँ पे कितने भी इश्यूज आए, स्ट्राइक्स हुए, पब्लिक प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन हर चीज़ को इन्होंने हैंडल कर लिया है। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब बात करेंगे इंडिया के अपने खुद के एआई के बारे में। भाई सर्वम का नाम सुन लिया होगा सबने। एआई समिट हो रहा है और यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है रेस फॉर सॉवरन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, तो करता क्या है ये, और क्या चैट जीपीटी जेमिनी के आगे टिक सकता है, एक बार ये डिस्कस करता है। अब सिग्निफिकेंट पुश हुआ है टॉवर्ड्स बिल्डिंग अ सॉवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। एंड सर्वम
एआई वेंसडे को अनवील किया इन्होंने 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सर्वम 30 बिलियन एंड सर्वम 105 बिलियन। तो ये 105 बिलियन और 30 बिलियन ना पैरामीटर्स हैं, कितने पैरामीटर्स पर ये सोच सकता है। तो जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे ना, एआई उतना बेटर वहाँ पे आंसर करता है, उतने ज़्यादा वो डीप सोच पाता है। अब तो बहुत ही खैर मतलब चैट जीपीटी वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा पैरामीटर्स पे सोचता है, ट्रेड ये करता है सॉरी डिसीजंस लेता है। अब ये बैक्ड है बाय गवर्नमेंट्स इंडिया एआई मिशन, एंड जो मॉडल्स हैं शोकेस किए गए हैं एट द एआई इम्पैक्ट समिट एज ओपन सोर्स सिस्टम्स, कस्टमाइज हैं फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चरल नुआंसेस हैं एंड वॉइस फर्स्ट यूज केसेस हैं। कंपनी का कहना है कि जो मूव है ना, ये मार्क करता है मेजर स्टेप टॉवर्ड्स क्रिएटिंग डोमेस्टिकली बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑपरेट कर सकता है सिक्योरली विद इन इंडियन बॉर्डर्स। जो हेडलाइन एक्ट था वो था सर्वम का 105 बिलियन पैरामीटर मॉडल डिजाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग जो कर सकता है और एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस भी बना सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द कंपनी जो मॉडल है वो compete करता है विथ एंड ऑन सम बेंचमार्क्स जो सरपास करता है ग्लोबल पीयर्स को इन एरियाज जैसे कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, फंक्शनल करेक्टनेस। एंड सर्वम का जो 30 बिलियन है, जो स्मॉलर मोर एफिशिएंट सिबलिंग है, वो बिल्ड है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो होगा अप टू 32,000 टोकन्स, एंड ट्रेन किया गया है इसे ऑन 16 ट्रिलियन टोकन्स पे। तो यहाँ पे आई मीन पीपल आर हैप्पी, बट वी हैव टू सी कि जो बेंचमार्क्स है उसमें ये कैसा compete करता है ग्लोबल पीयर्स के अगेंस्ट। तो वी रियली हैव टू सी अभी आगे बहुत कुछ, बट इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग कि हाँ चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बट नेगेटिव न्यूज़ जो है ना इस बार उसने पूरा मैं कहूँगा डोमिनेट कर दिया है नैरेटिव को। तो इंडिया का जो एआई समिट है, कहीं ना कहीं इस बार एआई समिट से ज़्यादा चर्चा जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उसकी हो रही है। सो वी शुड बी एबल टू लुक बियॉन्ड ऑल दैट। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो फॉलो कर लो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को। थैंक यू।